नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम इस पुस्तक का 9वां और आखिरी पाठ देखने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 2 शीर्षक दिए गए हैं जिनको मैंने भाग 1 और भाग 2 में बांटा है। तो आज हम देखेंगे इस पाठ का पहला भाग और शीर्षक है 2 पृष्ठभूमियां, भारतीय और अंग्रेजी। तो आइए देखते हैं इस पाठ के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें भारतीय और अंग्रेजी जो शासन था उसके बारे में क्या बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि ये शीर्षक है 2 पृष्ठभूमियां, भारतीय और अंग्रेजी। उस वक्त भारत भूमि पर 2 तरह के लोग जो है वो रह रहे थे। एक तो शासक था और दूसरे जो थे वो शासित। अंग्रेजी जो सरकार थी वो हम पर शासन कर रही थी और हम भारतीय गुलामों की तरह उनके शासन को स्वीकार कर रहे थे। तो इन दोनों की जो पृष्ठभूमियां थी, जो इनका बैकग्राउंड था, अतीत में क्या कुछ चीजें घट रही थी, इन सारी बातों को हम इन बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। सन 1942 का जन आंदोलन, ये वो समय था जबकि भारत छोड़ो आंदोलन अपनी चरम पर था। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो था उसको पास कर दिया गया था और उसके बाद भारत के अलग अलग हिस्सों में जन आंदोलन शुरू हो चुका था। ये जन आंदोलन जो थे उनका क्या असर यहाँ पर पड़ रहा था, आइए देखते हैं। सन 1942 का विद्रोह आकस्मिक नहीं था। अब ये कहा जाता है कि सन 1942 में जो जन आंदोलन था वो कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं थी। इसके पीछे बहुत सारे कारण और बहुत वर्षों से जो लोग ब्रिटिश शासन का जुल्म सह रहे थे, उन सारी चीज़ों के कारण लोग परेशान हो चुके थे और अंत में इसका जो अंत था वो जन आंदोलन के रूप में सामने आ गया था। तो ये जन आंदोलन या विद्रोह जो था वो कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं थी। भारतीय जनता अंग्रेजों के जुल्म से परेशान हो चुकी थी। यही बात बताई जा रही है कि भारतीय जनता इतने सालों की गुलामी से परेशान हो चुकी थी। अंग्रेजी सरकार की गलत नीतियां, गलत जो वो नियम कानून बना रहे थे, जुल्म कर रहे थे हम भारतीयों पर, उस चीज को लेकर के भारतीय जनता परेशान हो चुकी थी। इसके बाद है उनका धैर्य खत्म हो चुका था। उनका जो पेशेंस था, धैर्य का मतलब होता है भारतीयों का पेशेंस, ये बिल्कुल अब खत्म हो चुका था। इस आंदोलन की आलोचना भी हुई। अब ये जो जन आंदोलन लोगों ने शुरू किया था, हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा वर्ग था जो कि अंग्रेजों का समर्थन करता था। अंग्रेजी शासन में इन भारतीय लोगों को अच्छे पदों पर रखा गया था। वो अंग्रेजी सरकार के लिए काम कर रहे थे, उन्हें हर तरह की सुविधा अंग्रेजी सरकार के द्वारा दी गई थी। तो ये जो एक वर्ग था वो इन जन आंदोलनों की आलोचना कर रहा था। इसे वो बिल्कुल सही नहीं मान रहा था, इसे वो गलत बता रहा था। इसके बाद है आंदोलन के कारणों पर सफाई भी दी गई। कुछ लोग ऐसे थे जो कि इन जन आंदोलनों को सही कह रहे थे और ये भी कह रहे थे कि ये जन आंदोलन क्यों किए गए और ये अभी इतने जरूरी क्यों है। आगे बताया गया है इस आंदोलन को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा था। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ये जो जन आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित होकर के किया जा रहा है। जरूर इसमें नेताओं का हाथ है या इस तरह के लोग इस तरह के जन आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं जो कि राजनीति से जुड़े हुए हैं और वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। आंदोलन का असली कारण कुछ और ही था, लेकिन देखा जाए तो ये जो जन आंदोलन था वो भारतीय जनता के द्वारा चलाया गया था और इस आंदोलन का असली जो कारण था, असली जो वजह थी इसकी, वो कुछ और ही थी। अब वो वजह क्या थी? भारतीयों के मन में स्वराज की तीव्र भावना। अब भारतीय जो थे वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहते थे, वो भारत में स्वराज चाहते थे और उनके मन में ये जो आज़ादी की भावना थी वो बहुत तीव्र हो चुकी थी। वो बिल्कुल अब गुलामी का जीवन जीना नहीं चाहते थे। किसी हाल में ब्रिटिश शासन सहन करने को तैयार नहीं थे और वो यही चाहते थे कि अब चाहे कोई भी स्थिति हो, किसी भी तरह की स्थिति पैदा हो जाए, अब ब्रिटिश शासन जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्रिटिश शासक जो है उन्हें भारत छोड़ना ही पड़ेगा और भारत को आज़ाद करना ही पड़ेगा। किसी भी हालत में ब्रिटिश शासन के अधीन होकर के नहीं रहना चाहते। तो यहाँ पर इस तरह से 1942 का जो जन आंदोलन था उससे जुड़ी हुई ये कुछ बातें यहाँ बताई गई हैं। आइए आगे देख लेते हैं। इसके बाद बताया गया है व्यापक उथल पुथल और उसका दमन। अब यहाँ पर भारत की जो स्थिति थी इस जन आंदोलन के कारण पूरे भारतवर्ष में उथल पुथल मचा हुआ था। मतलब पूरे भारत की जो स्थिति थी वो बहुत ही खराब हो रही थी और उसका दमन। अब जो ब्रिटिश शासक थे वो किसी भी तरह से इस जन आंदोलन का दमन करना चाहते थे, मतलब इसे दबाना चाहते थे, इसे रोकना चाहते थे। लेकिन एक चीज यहाँ पर साफ थी, भारतीय जनता का स्पष्ट विरोध। अब यहाँ पर जो भारतीय जनता थी वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो उनका विरोध था उसे वो स्पष्ट रूप से
उजागर कर रही थी, उसे वो स्पष्ट रूप से दिखा रही थी। ब्रिटिश शासन के शक्तिशाली और हथियारबंद सेना के विरुद्ध आंदोलन। ब्रिटिश शासन की सेना जो थी वो बहुत ही शक्तिशाली थी और आधुनिक हथियारों से लैस थी। उनके पास आधुनिक हथियार थे, लेकिन इस शक्तिशाली सेना के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन कर दिया था। भारतीय लोगों ने इस शक्तिशाली सेना के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया था। लोगों का प्रदर्शन और विस्फोट। लोग जो है किसी भी चीज को लेकर के डरे हुए नहीं थे, वो पूरी तरह से प्रदर्शन कर रहे थे और उनका जो गुस्सा था वो विस्फोटक स्थिति तक पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था कि उनका गुस्सा अब पूरी तरह से फूट पड़ेगा। तो स्थिति जो है काफी विस्फोटक हो गई थी और लोगों का प्रदर्शन जो है वो दिन पर दिन तेज होता जा रहा था। हिंसात्मक संघर्ष और तोड़फोड़। अब यहाँ पर जो लोग थे वो इतने ज्यादा गुस्से में थे कि हिंसात्मक संघर्ष पे वो उतर आए थे। हिंसा भी वो करने लगे थे संघर्ष के दौरान और इसके साथ ही साथ तोड़फोड़ भी मचाने लगे थे। जनता के मन में स्वाधीनता की भावना स्पष्ट दिख रही थी। अब यहाँ पर जनता जो थी वो किसी भी तरह से अब गुलामी का जीवन जीना नहीं चाहती थी। उनके मन में स्वाधीनता की जो भावना थी, आज़ाद होने की जो भावना थी, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। वो किसी भी स्थिति में आज़ाद होना चाहते थे। आज़ादी पाने की तीव्र भावना उनके नेताओं की गिरफ्तारी से पहले भी थी। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि भारत के कुछ जो नेता थे वो गिरफ्तार हो चुके थे और उसके बाद जो है भारतीय जनता अपना ये विरोध प्रकट कर रही थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कोई गिरफ्तारी उस वक्त तक नहीं हुई थी। गिरफ्तारी से पहले ही जो भारतीय जनता थी वो इस तरह का जन आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया था। बाद में गिरफ्तारियों और गोली कांडों से जनता का क्रोध और भड़क गया, लेकिन यहाँ पर इस तरह के जन आंदोलन के बाद बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, नेताओं को गिरफ्तार किया गया, भीड़ पर गोलीबारी भी की गई, लाठीचार्ज किया गया। इन सारी चीज़ों से जो आम जनता थी जो कि इस तरह का जन आंदोलन कर रही थी, उनका जो गुस्सा है, उनका जो क्रोध है वो और ज़्यादा बढ़ गया था। वे क्रुद्ध और उत्तेजित थे। अब उनका जो गुस्सा था और ज़्यादा बढ़ गया। वो बहुत उत्तेजना में जन आंदोलन को और ज़्यादा बढ़ाने में लगे हुए थे। चुप बैठना असंभव था। अब वो यही सोच रहे थे कि या तो हम आज़ाद हो जाएंगे या फिर हम मृत्यु को गले लगा लेंगे। तो यहाँ पर भारतीय जनता किसी भी स्थिति में चुप बैठना नहीं चाहती थी। आगे है, परिस्थितियों को संभालने के लिए नेता सामने आए। अब यहाँ पर भारत की जो परिस्थिति उस वक्त बनती जा रही थी, जन आंदोलन के कारण लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था, भारत की स्थिति जो है दिन बर दिन खराब होती जा रही थी। इस परिस्थिति को संभालने के लिए उस वक्त के जो कुछ नेता थे वो सामने आकर के उन्होंने जनता को समझाने की कोशिश की। कुछ समय तक जनता ने इन नेताओं का अनुसरण किया। कुछ समय तक ये जो जनता थी उन्होंने इन नेताओं की बातों को सुना, उन बातों को माना, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा। परंतु बाद में नेताओं के निर्देश भी जनता के लिए काफ़ी नहीं थे। लेकिन ये जो निर्देश नेता दे रहे थे कि किस तरह से उन्हें इस तरह का आंदोलन करना चाहिए या फिर आंदोलन को ख़त्म कर देना चाहिए, ये जो निर्देश थे इन्हें जनता ने मानने से इनकार कर दिया। जनता अपने ही तरीके से इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाने लगी। तो इस तरह से भारत की जो स्थिति उस वक्त की थी उसके बारे में बताया गया है। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है 1942 का आंदोलन मूल रूप से एक जन आंदोलन था। यहाँ पर 1942 का जो आंदोलन लोगों ने शुरू किया था उसे एक जन आंदोलन के रूप में ही देखा जा रहा था। ये जो आंदोलन था ये किसी सोची समझी नीति के तहत इस आंदोलन को शुरू नहीं किया गया। तो ये एक जनता के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन इसे माना जा रहा था। युवा पीढ़ी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यहाँ पर इस आंदोलन में जो युवा पीढ़ी थी उसका बहुत ज़्यादा योगदान इस आंदोलन में रहा। अब किस तरह की युवा पीढ़ी थी? खासकर विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों का। ये जो विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। हिंसक और शांतिपूर्ण दोनों तरह से कार्यों में भाग लिया। अब यहाँ पर ये जो विद्यार्थी थे वो कभी कभी हिंसक भी हो जाते थे और कभी शांतिपूर्वक तरीके से भी उन्होंने इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाया। आगे है सन 1857 के गदर के बाद सन 1942 का जन आंदोलन ब्रिटिश शासन को चुनौती थी। अब यह कहा जाता है कि सन 1857 का जो विद्रोह था जिसे मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के कारण शुरू किया था, उस आंदोलन के बाद जो अब यह आंदोलन शुरू हुआ था 1942 का, ये जो जन आंदोलन था ये ब्रिटिश शासन को एक चुनौती देने के जैसा था। अब भारतीय लोग जो है ब्रिटिश शासन को साफ तौर पर यह बता देना चाहते थे कि अब ब्रिटिश शासन भारत में नहीं रहेगा, ब्रिटिश शासन जो है भारत में खत्म हो जाना चाहिए। बड़ी जनसंख्या ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़ी थी। भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी और उसके खिलाफ खड़ी हुई। भारतीयों की इस चुनौती को मूर्खतापूर्ण और बेमौका कहा गया।
अब कुछ लोग जो कि ब्रिटिश शासन का समर्थन करते थे, उन्होंने भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश सरकार को दी गई इस चुनौती को उनकी मूर्खता कहा, ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण फैसला कहा। और साथ ही साथ यह भी कहा कि ये जो जन आंदोलन है ये बेमौका है। बेमौका मतलब ये बिल्कुल सही समय नहीं है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई इस तरह का आंदोलन चलाने का। इस तरह का जो जन आंदोलन है उसे तुरंत ही बंद कर दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता ने आंदोलन की कोई तैयारी नहीं की थी, और ये इसलिए भी था क्योंकि भारतीय जनता जो ये जन आंदोलन शुरू किया था, उन्होंने ये कोई सोची समझी नीति के तहत ये जन आंदोलन शुरू नहीं किया गया था। ये जो जन आंदोलन था ये भारतीय जनता अपना आक्रोश, अपना जो गुस्सा था वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ दिखा रही थी। तो इस आंदोलन की कोई पहले से तैयारी नहीं की गई थी, न ही आंदोलन के लिए समय का चुनाव किया गया, और ऐसा भी नहीं था कि ये जो जन आंदोलन था वो भारतीय जनता किसी निश्चित समय तक ही चलाना चाहती थी। इसका ना तो शुरू होने का कोई समय था और न ही इसके खत्म होने का कोई समय बताया गया था। तो इस तरह से ये जो जन आंदोलन था इसे जनता के द्वारा चलाया गया आंदोलन माना जा रहा था। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद बताया गया है चुनौती को मूर्खतापूर्ण क्यों कहा गया। अब ये जो ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता ने चुनौती दी थी और इस चुनौती के तहत जो जन आंदोलन शुरू किया गया था, इसे आखिर कुछ लोग मूर्खतापूर्ण फैसला क्यों कह रहे थे। भारतीयों के सामने सुसंगठित हथियारबंद सैनिक शक्ति थी। अब यहाँ पर एक बात ये भी बताई गई थी कि भारतीय ये अच्छी तरह जानते थे कि उनके सामने जो सेना है वो पूरी तरह से सुसंगठित है, और ये सेना ब्रिटिश सरकार की सेना है। वो पूरी तरह से संगठित हैं और साथ ही साथ हथियारबंद भी हैं, उनके पास आधुनिक हथियार हैं, और ऐसी सैनिक शक्ति का सामना करना इतना आसान नहीं। इतिहास में हुए संघर्षों की यह सबसे शक्तिशाली सेना थी। इतिहास में बहुत सारे युद्ध लड़े गए, बहुत सारे संघर्ष हुए, और उसमें भी शक्तिशाली सेनाओं ने भाग लिया, लेकिन अब तक की सबसे शक्तिशाली सेना जो थी वो ब्रिटिश सरकार की सेना को माना जा रहा था। इतनी शक्तिशाली सेना किसी भी युद्ध में शामिल नहीं हुई थी, तो इसीलिए इस सेना को सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में देखा जा रहा था। जन आंदोलन की यह स्थिति आक्रोश का नतीजा था, और ये बार बार कहा जा रहा था कि ये जो जन आंदोलन है ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता के गुस्से का नतीजा है। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो उनका गुस्सा है, उनकी नाराजगी है, उसी के कारण ये जन आंदोलन शुरू किया गया है। इस जन आंदोलन को ब्रिटिश शासन के गलत नीतियों के खिलाफ एक प्रतिक्रिया माना गया, और ब्रिटिश शासन जो कि समय समय पर गलत नीतियां लेकर के आ रही थी, ऐसे ऐसे नियम कानून लगाए जा रहे थे भारतीयों पर जिनका पालन करना बहुत ही कठिन हो रहा था। इन सारी चीज़ों के खिलाफ भारतीय जनता के अंदर जो है गुस्सा बढ़ता जा रहा था, और यही गुस्सा जो था एक प्रतिक्रिया के रूप में जन आंदोलन बनकर के सामने आ चुका था। इस प्रतिक्रिया को नासमझी से भरा हुआ कहा गया। कुछ लोग जो कि ब्रिटिश सरकार का समर्थन करने वाले थे, वो ये जो प्रतिक्रिया थी भारतीय जनता की जन आंदोलन के रूप में, इसे बिल्कुल नासमझी वाला फैसला कह रहे थे। वो कह रहे थे कि इस तरह का जन आंदोलन उनकी नासमझी का प्रमाण है। तो आइए देखते हैं और क्या वो कहते हैं इनके बारे में। इस प्रतिक्रिया से जनता ने अपनी भावना प्रकट की थी। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि भारतीय जनता जो है वो ब्रिटिश शासन जो है उससे बिल्कुल परेशान हो चुकी है, और अपनी भावनाओं को प्रकट करने का ये जन आंदोलन एक बहुत अच्छा तरीका है। भारत की स्वतंत्रता के प्रति जनता में अपना प्रेम प्रकट किया। अब यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि भारतीय जनता जो है अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी से इतना अधिक प्रेम करती है कि इस प्रेम को प्रकट करने का ये जो जन आंदोलन है वो एक तरीका है। विदेशी शासन के विरुद्ध अपनी घृणा प्रकट किया, और यहाँ पर तीसरी जो चीज़ थी वो ये भी बताई गई कि विदेशी शासन, ये जो ब्रिटिश शासन हमारे देश में लागू किया गया है, इससे वो कितनी ज़्यादा घृणा करती है, इस चीज़ को भी प्रकट करने के लिए उन्होंने इस जन आंदोलन का सहारा लिया है। तो जन आंदोलन जो था वो 3 तरह की बातों को प्रकट कर रहा था। सबसे पहले भारतीय जनता जो है अपनी भावना को प्रकट कर रही थी, दूसरी अपनी आज़ादी से कितना वो प्रेम करती है, इस बात को भी प्रकट कर रहा था ये जन आंदोलन, और तीसरा था कि ब्रिटिश शासन से वो कितनी घृणा करते हैं, इस बात को भी ये जो जन आंदोलन है वो बता रहा था। तो आइए आगे देख लेते हैं। इसके बाद है अनगिनत लोगों की मृत्यु। जब भी इस तरह के जन आंदोलन हुए, विद्रोह हुआ, इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई। अब इसके कुछ सरकारी आंकड़े, मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से जो डेटास थे वो भी जारी किए गए थे। अब ये कितने सही थे, कितने गलत थे, आइए हम देखते हैं। 1942 के दंगों में पुलिस सेना द्वारा भयंकर गोलीबारी। अब ये पुलिस सेना जो है ये ब्रिटिश की सेना है। अब ब्रिटिश सेना जो थी, इस तरह के 1942 के जो दंगे हुए थे, जन आंदोलन, एक समय ऐसा आया था कि
जब वो दंगों का रूप उसने ले लिया था। उस वक्त कंट्रोल करने के लिए, लोगों को अपने अधिकार में लेने के लिए सेना के द्वारा जो जनता विद्रोह कर रही थी उनके खिलाफ गोलीबारी की गई थी, उन पर बंदूकों से गोलियां चलाई गई थी। अब यहाँ पर इस दंगे में या इस भयंकर गोलीबारी में लोगों का कहना है कि हजारों लोग मरे और घायल हुए थे। बहुत सारे लोग इसमें मर गए थे और बहुत सारे लोग इसमें घायल हो गए थे। अब इनके आंकड़े जो है वो किस तरह से इतिहास में हमें मिलते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1028 मारे गए और 3200 घायल हुए। अब यदि हम सरकारी आंकड़े देखें, जो गवर्नमेंट के जो डेटास थे लोगों के मारे जाने के और घायल होने के, उनके अनुसार 1028 लोग जो हैं वो मर गए थे और 3200 लोग जो हैं वो इंज्योर्ड हो गए थे, घायल हो गए थे। अब ये जो आंकड़े हैं वो सरकारी आंकड़े थे, जनता के आंकड़े अलग थे। जनता जो थी, जो वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित थी, उन लोगों के द्वारा इस आंकड़े को बिल्कुल नकार दिया गया है। उनके अनुसार, जनता के अनुसार 20,000 के करीब लोग मारे गए थे। अब जनता जो कहती है वो ये है कि 20,000 लोग इन दंगों में मारे गए थे, लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जनता के इन आंकड़ों को भी गलत माना गया। जनता ने जो ये 20,000 का आंकड़ा दिया है मरे हुए लोगों का, इसे भी गलत माना गया था। अंत में यह कहा गया कि 10,000 मारे गए लोगों की सही संख्या थी। अंत में यही कहा गया कि इन दंगों में करीब 10,000 लोग जो हैं वो मारे गए थे और इस संख्या को सही संख्या कहा गया। तो इस तरह से हजारों लोगों की मृत्यु इन जन आंदोलन में हो गई थी। तो आइए आगे देख लेते हैं आंदोलन का ब्रिटिश शासन पर प्रभाव। अब यहाँ पर ये जो जन आंदोलन चल रहे थे और दिन बर दिन इसका रूप जो है ये विकराल होता जा रहा था, इसका क्या प्रभाव ब्रिटिश शासन पर पड़ रहा था। असाधारण रूप से बहुत से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन खत्म हो गए थे। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कुछ शहरों में और कुछ ग्रामीण इलाकों में, कुछ गांवों में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर कि ब्रिटिश जो है अपना शासन फैला करके बैठी हुई थी। लेकिन यहाँ पर ये लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने ब्रिटिश शासन वहाँ पर बिल्कुल खत्म कर दिया था। वहाँ पर भी संघर्ष हुआ, लोगों के बीच में युद्ध हुआ और ब्रिटिश शासन इस तरह के शहरों से और ग्रामीण जो इलाके थे वहाँ से खत्म हो गया था। इन स्थानों में पुनः ब्रिटिश सत्ता कायम करने में कई हफ्ते लग गए, लेकिन जो ब्रिटिश शासन थी वो इतनी आसानी से इन क्षेत्रों को छोड़ने वाली नहीं थी। बाद में उन्होंने इन क्षेत्रों में फिर से हमला किया, वहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से फिर से संघर्ष हुआ और कई हफ्तों के बाद फिर से उन क्षेत्रों में ब्रिटिश सत्ता जो है वो कायम कर दी गई थी। यह विशेष रूप से बिहार, बंगाल के मिदनापुर जिले और संयुक्त प्रांत के दक्षिणी पूर्व जिलों में हुआ था। यहाँ पर कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं जहाँ पर कि इस तरह से पहले ब्रिटिश शासन खत्म कर दिया गया था और बाद में फिर से ब्रिटिश जो सेना थी उन्होंने वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया था। वो कौन कौन सी जगह थी आइए देखते हैं। बिहार है, बंगाल के मिदनापुर जिले में और संयुक्त प्रांत के दक्षिणी पूर्वी जिलों में इस तरह की स्थिति देखी गई थी। आगे बताया गया है संयुक्त प्रांत के बलिया जिले में हिंसक घटनाएं नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर एक जगह ऐसा भी था जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा हिंसक घटनाएं देखी नहीं गई थी, वो था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत को आज हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो संयुक्त प्रांत में ही एक बलिया नाम का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा हिंसक देखी नहीं गई थी। आंदोलनकारियों के खिलाफ शारीरिक हिंसा या लोगों को चोट पहुंचाने की कोई गंभीर शिकायत नहीं देखी गई और यही वो जगह है जहां पर कि जो आंदोलनकारी थे उनके खिलाफ जो ब्रिटिश की तरफ से जो सेना आई थी उन्होंने कोई इस तरह की शारीरिक हिंसा नहीं की, ना ही उन्होंने लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश की और कोई भी इस तरह की गंभीर शिकायत ब्रिटिश शासन के खिलाफ या ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ देखी नहीं गई। तो इस तरह से ये जो जन आंदोलन है धीरे धीरे अपना रूप जो है वो और विकराल करता जा रहा था। भारतीय जनता जो है बिल्कुल भी ब्रिटिश शासन को अब एक पल भी अपने देश में बर्दाश्त करना नहीं चाहती थी। वो बस यही चाहती थी कि उनका भारत देश जो है वो आज़ाद हो जाए। तो बच्चों आशा है पाठ 9 का जो पहला भाग है 2 पृष्ठभूमियाँ भारतीय और अंग्रेजी, इसका भावार्थ आपको इस फ्लो चार्ट की अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जो दूसरा और अंतिम भाग है वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।